हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दल बदल विरोधी कानून क्या है। बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि दल बदल किस चीज़ को कहते हैं, इसके तर्क में लोग क्या कहते हैं, इसके विपक्ष में लोग क्या कहते हैं, ये कानून क्या है, कब लागू किया, क्या आवश्यकता थी इसको लागू करने की। अगर शॉर्ट में कहा जाए तो दल बदल कानून के बारे में आज हम डेप्थ में स्टडी करेंगे इस पूरे लेख में। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, पूरा का पूरा दल बदल कानून आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए समझते हैं ये क्या है फ्रेंड्स। तो दल बदल कानून भारतीय संविधान में 1985 में 1985 में 52वें संविधान संशोधन के थ्रू भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो तीन बात मैंने बताई आपको फ्रेंड्स। 1985 में 52वें संविधान संशोधन के थ्रू भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया दल बदल कानून। तो आप समझते हैं कि दल बदल कानून विरोधी है क्या। तो मान लेते हैं भारत में दो पॉलिटिकल पार्टीज़ है। भारत में जो इलेक्शंस होते हैं वो पॉलिटिकल बहुदलीय व्यवस्था होती है। भारत में दल के आधार पर इलेक्शन होता है और दल ही क्या करता है, केंद्र में शासन का निर्माण करता है। तो मान लेते हैं कि भारत में दो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। आपको पता है फ्रेंड्स कि भारत की लोकसभा सीट कितनी है, तो 545 है। और आपको ये भी पता होगा कि भारत में शासन करने के लिए कम से कम इसका 50% से ज़्यादा सीट्स होना चाहिए, वही पार्टी क्या करेगी, शासन करेगी। तो 245 का लगभग 50% हम करेंगे तो लगभग आ जाएगा 72% के आसपास, 272 सीट के आसपास आ जाएगा। मतलब जिस दल को 272 सीट कम से कम मिलेगा वही शासन कर सकती है, अदरवाइज वो सरकार का निर्माण नहीं करेगी। तो कम से कम 272 सीट चाहिए। अब मेरे पास दो पॉलिटिकल पार्टीज़ है। मान लेते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ ए के पास 275 सीट्स आ गया, मतलब 275 एमपीज़ आ गए। अब बी जो है पॉलिटिकल पार्टी जो बी है वो विपक्ष में बैठती है, जिसके पास 275 नहीं है। तो सरकार का निर्माण कौन करेगी, ए पॉलिटिकल पार्टी करेगी। तो पॉलिटिकल पार्टी के पास 275 है और बी विपक्ष में बैठा हुआ है। अब समझिए क्या होता है। 1960 के आसपास ऐसा महसूस किया गया कि दल बदल विरोधी कानून को लाया जाना चाहिए। क्यों लाया जाना चाहिए? अब मैंने कहा यहाँ पे ए के पास 275 एमपी है। अब होता क्या है, बी के पास कम है। तो बी को क्या करना है, इसके सिर्फ 2 एमपी को 3 एमपी को अगर ये खरीद लेगा, 272 में से इधर चला जाएगा तो इसके पास मान लेते हैं 4 एमपी। ये 4 एमपी को अगर बी वाला अपने पास बुला लेगा तो ए की सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, और बी की सरकार क्या हो जाएगी, बन जाएगी। ये सरकार का गठन कर लेगा। तो इस तरह से आपको समझ में आता होगा कि कम से कम 272 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए। ए के पास 275 है, मात्र 4 एमपी के ऊपर सरकार टिकी हुई। अगर ये 4 एमपी जो है विधायक या फिर सांसद बी के पास चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, सरकार ए की सरकार गिर जाएगी। बस यही कारण है फ्रेंड्स। होता क्या है कि अब बी क्या करती है, पैसे के आधार पर या फिर 275 में से जो भी एमपीज़ हैं वो अपने आर्थिक स्वार्थ के आधार पर वो क्या करते हैं, बी से पैसा वगैरह लेकर के वो क्या करते हैं, ए को छोड़ करके बी में शामिल हो जाते हैं। मतलब अपने दल को छोड़ के, एक दल को छोड़ के दूसरे दल में शामिल हो जाना। इसको कहते हैं दल बदलना। जैसे दल बदलते हैं तो दल बदलने से क्या होता है, ए का सरकार गिर जाएगा और बी का सरकार बन जाएगा। तो ऐसा बहुत ज़्यादा देखने को मिला। कब देखने को मिला, 1960 के आसपास देखने को मिला। 1960 के दशक में देखने को मिलता है। 1960 से 1970 के दशक में देखने को ऐसा मिलता है। बार बार सरकारें बन रही हैं, सरकारें गिन रही हैं। तो लोगों को महसूस हुआ, संसद को महसूस हुआ कि भारत में एक ऐसा कानून होना चाहिए जो लोगों के दल बदल करने पर रोक लगाए, और दल बदल करने से उनका जो प्रतिनिधित्व है उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाए। तो इसके तहत क्या होता है फ्रेंड्स, जो एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, उनकी सदस्यता को क्या कर दिया जाता है, रद्द कर देते हैं एमएलए और एमपी की सदस्यता को। अब सवाल उठता है कि कौन रद्द करेगा इनकी सदस्यता को, कौन इसका फैसला करेगा, इनकी सदस्य को तो रद्द कौन करेगा। तो जो सदन के अध्यक्ष होते हैं, जैसे लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का स्पीकर होता है, जबकि राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो क्या करेगा, सदन का जो अध्यक्ष होगा वही इसका क्या करेगा, सदस्यता को कैंसिल कर देगा। तो आपको समझ में आता होगा फ्रेंड्स कि दल बदल, मान लेते हैं पॉलिटिकल पार्टी ए से कोई एक्स एमपी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी बी में चला जाता है, दल बदल करके चला जाता है। तो अब क्या होगा, जो सदन के अध्यक्ष होंगे वो क्या करेंगे, एक्स की सदस्यता को रद्द कर देंगे कि अब उनका कोई वैल्यू नहीं रहेगा और 6 साल के लिए उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ये पूरा क्या कहलाता है, दल बदल विरोधी कानून कहलाता है। अब इसको हम आर्टिकल के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, 1960 के आसपास में ये ज़्यादा हुआ था। तो ये कहानी शुरुआत होती है 1960 में हरियाणा के एक विधायक के साथ। हरियाणा के
हरियाणा के एक विधायक जिनका नाम था गया लाल। आपने एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य भी सुना होगा, आया राम गया राम, सुना होगा आपने, आया राम गया राम। तो ये जो वाक्य है वो इन्हीं गया के ऊपर टिका हुआ है, ये जो स्लोगन है। तो आइए समझते हैं कि क्या था। 1960 के हरियाणा के एक विधायक थे गया लाल। उन्होंने क्या किया था, 15 दिन के भीतर, 15 दिन के अंदर में 3 बार अपने दल को बदला, 3 बार दल को बदला। कभी वो इस दल में चले जा रहे, मान लें ए में चले जाते, फिर बी में चले जाते, फिर सी में चले जाते। तो 15 दिन के अंदर में उन्होंने 3 दल को बदल लिया। तो लोगों को, सरकार को महसूस होने लगा कि ऐसा कोई कानून बनाना चाहिए जो इस तरह के काम को रोके। अपने स्वार्थ के लिए सरकार का गिराना, सरकार का बनाना, इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है सामाजिक कार्यकाज, सरकार का कामकाज। इसलिए एक स्थिर सरकार का निर्माण करने के लिए ऐसी व्यवस्था का होना बहुत ज़रूरी था। तो ये क्या था पूरा फ्रेंड्स, दल विरोधी कानून या दल बदल के बारे में शॉर्ट में आपको जानकारी। अब इसका आर्टिकल पढ़ते हैं कि आर्टिकल में क्या है। तो वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया। साथ ही संविधान की 10वीं अनुसूची में, जिसमें दल बदल विरोधी कानून शामिल है, को संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य भारतीय राजनीति में दल बदल की कुप्रथा को समाप्त करना था, जो कि 1970 के दशक से पूर्व भारतीय राजनीति में काफ़ी प्रचलित थी। जब ऐसा कानून बन गया फ्रेंड्स, तो दल बदल होना बहुत कम हो गया, क्योंकि इससे सदस्यता ही क्या हो जाती है, रद्द हो जाती है। आगे देखते हैं दल बदल विरोधी कानून के मुख्य प्रावधान क्या हैं। तो दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी जनप्रतिनिधि को आयोग घोषित किया जा सकता है, उनकी सदस्यता को रद्द कर देंगे, आयोग घोषित कर दिया जाएगा। अब एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से, अब कब किया जाएगा दल बदल कानून, कब लागू होगा, क्या क्या कंडीशन है, किस कंडीशन में दल बदल कानून लागू करेंगे, वो है। तो पहला कंडीशन है, एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है। अगर कोई निर्वाचित सदस्य है, अपने स्वेच्छा से, अपनी खुशी से वो क्या करता है, किसी राजनीतिक दल की सदस्यता को छोड़ देगा, तो उसके ऊपर दल बदल कानून लागू, और ऐसी स्थिति में उसको क्या कर दिया जाएगा, आयोग घोषित कर दिया जाएगा। जब कोई निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, जब कोई निर्दलीय सदस्य, मान लेते हैं वो निर्दलीय बिना किसी पॉलिटिकल पार्टीज के इलेक्शन जीतता है, तो वो अगर चाहता है कि इलेक्शन जीतने के बाद हम किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाएं, तब भी उसकी सदस्यता को क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। दूसरा है, किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष में विपरीत वोट दिया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता है हमारे संसद को। अब देखिए फ्रेंड्स क्या है, एक सदस्य है, मान लेते हैं पॉलिटिकल पार्टीज बी में कोई एक्स नाम का क्या है, सदस्य है, प्रतिनिधि है। अब पॉलिटिकल पार्टी ए चाहती है किसी राष्ट्रपति के इलेक्शन में या किसी भी इलेक्शन में वो क्या करे, ए के सपेक्ष वोट दे, लेकिन एक्स का मानना है कि हम किसी एक्स को वोट नहीं देंगे, हम कुछ अलग राय बनाते हैं, अलग सोच रखते हैं। तो अगर एक्स जो है वो ए के सपोर्ट में वोट नहीं करेगा, अपने पार्टी के सपोर्ट में वोट नहीं करेगा, अपने पार्टी के विपरीत जाके वोट करेगा, तो यहाँ पे एक्स की सदस्यता को क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। तो वही यहाँ पे बात बढ़ रहा है, किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष में विपरीत वोट किया जाता है, उसको आयोग घोषित कर दिया जाएगा। कोई सदस्य स्वयं को वोटिंग से अलग रखता है, अगर वो वोटिंग ना करे तब भी उसको आयोग घोषित कर दिया जाएगा। दूसरी बात, 6 महीना की समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य, आपको पता है फ्रेंड्स बहुत सारे क्षेत्र में मनोनीत सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति बहाल करता है, मनोनीत करता है उनको। अगर वो सदस्य किसी दल में शामिल होना चाहेंगे तो उनको भी क्या कर दिया जाएगा, आयोग घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन वहाँ क्या है, 6 महीने की समाप्ति के बाद, 6 महीने के बाद उनको क्या कर दिया जाएगा, आयोग घोषित कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं आयोग घोषित करने की शक्ति किसके पास है। तो मैंने आपसे कहा सदन के अध्यक्ष के पास होती है। तो कानून के अनुसार सदन के अध्यक्ष के पास सदस्यों को आयोग करार देने संबंधी निर्णय लेने की शक्ति होती है। आगे बात करते हैं, अगर सदन के सदस्य के दल से संबंधित कोई शिकायत है, मान लेते हैं जो सदन का जो अध्यक्ष है वही दल से उस पार्टी के दल, मतलब मान लेते हैं कि ये क्या है, सदन का अध्यक्ष है, ये पॉलिटिकल पार्टी ए है, सदन का अध्यक्ष एक्स है और जेड के बारे में बात चल रही है। तो ये जो अध्यक्ष है ये भी ए से बिलोंग करता है और जेड भी ए से बिलोंग करता है। इस स्थिति में कौन फैसला करेगा, तो इस स्थिति में कौन फैसला करेगा, जो सदन है उसके लोग किसी को चुनेंगे, किसी एक सदस्य को, बाकी वो फैसला करेगा। यदि सदन के अध्यक्ष के दल से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त होती है तो सदन द्वारा चुने गए किसी अन्य सदस्य को इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार है। बात करते हैं दल बदल विरोधी कानून के अपवाद क्या हैं, कहाँ पे ये लागू नहीं होगा। तो कानून में कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिसमें दल बदल पर भी आयोग घोषित नहीं किया जा सकेगा। दल बदल विरोधी कानून में एक राजनीतिक दल को किसी अन्य राजनीतिक दल में या उसके साथ विलय करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते उसमें कम से कम 2/3 विधायक विलय के पक्ष में हो। अब मान लेते हैं इलेक्शन से पहले
कोई पार्टी ए है, कोई पार्टी बी है, और ये दोनों जुड़ करके एक साथ शासन करना चाहती है, इलेक्शन लड़ना चाहती है। तो इस स्थिति में अगर दोनों पॉलिटिकल पार्टी मिल जाएगी तो यहाँ पे दल बदल कानून लागू नहीं होगा। लेकिन शर्त ये है कम से कम टू थर्ड का मतलब 66%, कम से कम 66% विधायक या सांसद के विलय पत्र पे हस्ताक्षर होने चाहिए। मतलब कम से कम 66% जो दल के नेता हैं या एमएलए हैं, एमपी हैं, वो क्या होने चाहिए, इस पर राज़ी होना चाहिए, तभी ऐसा होएगा, नहीं तो नहीं होगा। वही यहाँ पे कह रहे हैं 2/3 विधायक विलय के पक्ष में हो। ऐसे में ना तो दल बदल रहे सदस्यों पर कानून लागू होगा, ना ही राजनीतिक दल पर। इसके अलावा सदन का अध्यक्ष बनने वाले सदस्य को भी इस कानून से क्या होती है, छूट प्राप्त होती है। दल बदल जो होता है उसका जो सदन का अध्यक्ष होता है वो किसी भी दल में शामिल हो सकता है, उसके ऊपर ये क्या होती है, कानून से छूट प्राप्त होती है, उस पर ये कानून नहीं लागू होता है। अब बात करते हैं क्यों लाया गया दल बदल विरोधी कानून, क्यों लाया गया। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही एक्सप्लेन कर दिया, उसको हम आर्टिकल के माध्यम से समझते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राजनीतिक दल काफ़ी अहम भूमिका अदा करते हैं और सैद्धांतिक तौर पर राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि वे सामूहिक रूप से लोकतांत्रिक फैसला लेते हैं। हालांकि आज़ादी के कुछ ही वर्षों के भीतर यह महसूस किया जाने लगा कि राजनीतिक दल द्वारा अपने सामूहिक जनादेश की अनदेखी की जाने लगी। विधायक और सांसदों के जोड़ तोड़ से सरकार बनने और गिरने लगी। जुड़ के कोई इसमें जा रहा है, कोई उसमें जा रहा है। इस तरह से अब क्या हुआ, 1960 से 70 के दशक में आया राम गया राम की राजनीति देश में काफ़ी प्रचलित हो चली थी। दरअसल अक्टूबर 1967 को हरियाणा के एक विधायक गया लाल ने 15 दिन के भीतर 3 बार दल बदलकर इस मुद्दे को राजनीतिक मुख्यधारा में लाकर खड़ा कर दिया। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही एक्सप्लेन कर दिया। इसी के साथ जल्द ही दलों को मिले जनादेश का उल्लंघन करने वाले सदस्यों को चुनाव में भाग लेने से रोकने तथा आयोग घोषित करने की ज़रूरत महसूस होने लगी। फाइनली अंततः 1985 में संविधान संशोधन के जरिए दल बदल विरोधी कानून लाया गया। तो ये बात हो गई फ्रेंड्स। अब देखते हैं कि इसके पक्ष में कौन क्या तर्क देते हैं लोग और इसके विपक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो मौजूदा समय में कानून की प्रासंगिकता, पक्ष में क्या तर्क है दल बदल विरोधी कानून के पक्ष में। ये कहते हैं दल बदल विरोधी कानून के राजनीतिक दल के सदस्यों को दल बदलने से रोककर सरकार की स्थिरता प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगर दल बदल कानून नहीं बनता तो कभी लोग इस पार्टी में जाते, कभी उस पार्टी में जाते, कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में। इससे क्या होता है, सरकार स्थिर नहीं बन पाता। जब सरकार स्थिर नहीं रहेगा, 5 साल के लिए कोई सरकार को चुनते हैं, मगर वह 5 साल में 6 महीने पर अगर बनता बिगड़ता रहेगा, तो ऐसी स्थिति में जो जन कल्याण काम है, लोक कल्याण काम है, वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा बाधित होगा और लोगों का कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि एक स्थिर सरकार का गठन किया जाए। 1985 से पूर्व कई बार यह देखा गया कि राजनेता अपने लाभ के लिए सत्ताधारी दल को छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल होकर सरकार बना लेते थे, जिसके कारण जल्द ही सरकार गिरने की संभावना बनी रहती थी। ऐसी स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव आम लोगों हेतु बनाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं पर पड़ता था। दल बदल विरोधी कानून ने सत्ताधारी राजनीतिक दलों को अपनी सत्ता की स्थिरता के बजाय विकास संबंधी अन्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए क्या किया, प्रेरित किया। कानून के प्रावधान ने धन या पद लोलुपता के कारण की जाने वाली अवसरवादी राजनीति पर रोक लगाने और अनियमित चुनाव के कारण होने वाला व्यय को नियंत्रित करने में भी मदद की। साथ ही इस कानून ने राजनीतिक दलों की प्रभाविता में वृद्धि की और प्रतिनिधित्व केंद्रित व्यवस्था को कमज़ोर किया है। तो ये पक्ष में लोग तर्क देते हैं, जबकि विपक्ष में क्या कहते हैं फ्रेंड्स। विपक्ष में लोग कहते हैं कि जब आप देखेंगे दल बदल कानून, आपने देखा होगा कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से अलग होकर के कोई भी एमएलए एमपी वोट नहीं कर सकता है, ना ही वो बिना वोट के रह सकता है। अगर वोट नहीं करेगा उसके सपोर्ट में, पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, आयोग घोषित कर दिएगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं पॉलिटिकल पार्टी कोई ए है जिसका X, Y, Z 3 सदस्य हैं, 3 एमएलए हैं या एमपी है। अब X चाहता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी कह रही है उससे वो क्या करता है, इत्तेफाक नहीं रखता है, वो उसको मानता नहीं है बात को, उस बात से वो नहीं रखता। तो इसकी जो आज़ादी है, इसका जो लोकतांत्रिक अधिकार है फैसला लेने का, वो यहाँ पे क्या होता है, प्रभावित होता है, क्योंकि उसको A के पक्ष में वोट डालना पड़ेगा। अगर वो A के पक्ष में वोट नहीं डालेगा तो X की सदस्यता क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी और X जो है वो अपने पद से हट जाएगा। इस तरह लोकतंत्र में संवाद की संस्कृति का अत्यंत महत्व है, परंतु दल बदल विरोधी कानून की वजह से पार्टी लाइन से अलग किंतु महत्वपूर्ण विचारों को नहीं सुना जाता है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि इसके कारण अंतर्दलीय लोकतंत्र पर प्रभाव पड़ता है और दल से जुड़े सदस्यों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती है। जनता के लिए जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता ही सत्ताधारी होती है।
उसकी अनुमति से शासन होता है, उसकी प्रगति ही शासन का एकमात्र लक्ष्य माना जाता है। परंतु यह कानून जनता का नहीं बल्कि दलों की शासन की व्यवस्था अर्थात पार्टी राज को बढ़ावा देता है। यहाँ पे पार्टी का शासन हो जाता है, ना कि लोगों का शासन होता है। कई विशेषज्ञ यह भी तर्क देते हैं कि दुनिया के कई परिपक्व लोकतंत्र में दल बदल विरोधी कानून जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि देशों में यदि जनप्रतिनिधि अपना दल बदल का विपरीत मत रखते हैं या पार्टी लाइन से अलग जाकर वोट करते हैं तो भी वे उसी पार्टी में क्या होते हैं, बने रहते हैं। तो ऐसे देश का उदाहरण लेना चाहिए और हमारे जो दल बदल कानून विरोधी कानून है उसमें थोड़ा सा क्या करना चाहिए, सुधार करने की आवश्यकता है कि अगर वो अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर के भी वोट दें तो उनका सदस्यता को रद्द नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा पर्सनल राय है फ्रेंड्स कि थोड़ा सा दल बदल कानून में क्या होना चाहिए, थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता है। बाकी आपको आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।